Hello everyone. In the last video, I started the topic ethics and applied ethics, और today we will continue the same topic. मैंने कल ही ये वीडियो डाली थी, आज मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ और लास्ट में मैंने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड एथिक्स के जो मेजर एरियाज़ हैं वो। सो सम ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ अप्लाइड एथिक्स, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जो बहुत नोन हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं: बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नीति शास्त्र, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, संगठनात्मक नीति शास्त्र, इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण नीति शास्त्र एंड बायो एथिक्स, जैव नीति शास्त्र। बिजनेस एथिक्स, अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं सबको। बिजनेस एथिक्स क्या है? देखिए, एथिक्स जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है, एथिक्स इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल विच टॉक्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। डिफ्रेंसिएशन करते हैं कहीं ना कहीं दो जो डायकोटॉमीज होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब हम एथिक्स के इस जनरल प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कर देते हैं तो हम उसी फील्ड के बारे में सही और गलत की बात करते हैं। अब जैसे बिजनेस एथिक्स है तो ये बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, लिमिटेड है। सो बिजनेस एथिक्स रेफर टू इम्प्लीमेंटिंग appropriate business policy and practice with regard to arguably controversial subject। तो जो देखिए, आप सब जानते हैं कि समय के साथ हर जगह धोखाधड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, हम सब उनको कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं कि ये कम हो रही हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो ऑनेस्ट होने चाहिए, उनमें मोरालिटी होनी चाहिए। It is a form of professional ethics that examine ethical problem that can arise in a business environment। तो कोई ethical problem जब business environment में raise होती है तो हम business ethics के अंतर्गत उसे discuss करते हैं। This ethics establishes specific norms by analyzing business conduct and economic activities from an ethical point of view. This ethics includes ethical issues related to sales and marketing ethics। आप देखिए, आज कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है उसके रिगार्डिंग भी सवाल उठता है कि क्या कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, कि वो कितना मतलब बेचने के लिए, ये नहीं कि आप किसी भी हद तक गिर जाएं। एंड प्राइसिंग, कहीं एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग दाम हैं, ठीक है, तो उस पर भी एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, प्रोडक्शन एथिक्स, प्रोडक्शन करने के लिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम एथिक्स। तो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एथिक्स जिन्हें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। एंड बिजनेस एथिक्स ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एथिक्स। देन इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब देखिए, अभी जैसे कि एथिक्स बिजनेस के फील्ड में थी, अब ये क्या है, इन्वायरमेंट के फील्ड में है। और इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें बहुत मेजर फॉर्म में आती हैं, एक तो नेचर, प्रकृति, दूसरा एनिमल। So it is concerned with ecological issues such as the responsibility of government and corporation to clean up pollution। हम सब जानते हैं कि आजकल जो पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ना हमें प्योर वाटर अवेलेबल है, ना प्योर एयर अवेलेबल है, और उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस की प्रॉब्लम होने लगी है, आइज़ वीक हो जाती हैं, तो बहुत सारे रीज़न हैं। एंड इन दिस एथिक्स वी डिस्कस द मॉरल ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स। तो हम पर्सन्स की, यानी जो हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, विवेक, इंटेलिजेंस है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है उनके लिए, ठीक है। नेचर को भी सेव करना, और एनिमल्स को भी। आप देखो कैसे नेचर ख़त्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम ही सफ़र कर रहे हैं। तो अब जो इन्वायरमेंट में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि गो ग्रीन, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाओ और एनिमल्स को सेव करो,
तो ये इसीलिए क्योंकि अगर ये जो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना हुआ है अगर वो ख़त्म हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्वायरमेंटल एथिक्स में डिस्कस करते हैं। इट बैलेंस द एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स कहीं ना कहीं ह्यूमन और नेचर, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक एथिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। Environmental ethics is not limited to humans only and other animals only. The impact of this ethics is also on other subjects like geography, ecology, sociological law. ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन, इन्वायरमेंट या एनिमल तक ही लिमिटेड है, नहीं। पूरा का पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो सब इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बहुत ज़रूरी है इस एथिक्स को हम बहुत डीप वे में, बहुत डीपली इसको स्टडी करें। Environment ethics try to find answer to many questions such as whether the environment and animals are just resources, कि ये जो एनिमल है हमें सिर्फ कुछ ना कुछ देने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है बस, क्या इनकी वैल्यू इतना ही है? Should humans continue to use them as a means? तो हम उन्हें साधन की तरह यूज़ करते रहें, उनकी अपनी कोई वैल्यू है कि नहीं? हाउ इसेंशियल आर लार्ज केमिकल फैक्ट्रीज पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट? कितनी ज़रूरी है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। पानी आप देखिए कि कितना ज़्यादा गंदा आता है, पीने वाला पानी कितना गंदा आता है कि आप उसमें कपड़े तक नहीं धो सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में जो यमुना का हाल है, हम सब जानते हैं। तो वो एक तरह से वो एक नाला बन चुका है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड न्यू इन्वेंशंस आर रैपिडली डिस्ट्रॉइंग नेचर। In these circumstances, it is extremely necessary to consider the moral obligation of human beings towards the environment. तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। The effect of environmental degradation are extremely fatal, such as genetic effect of radioactivity from nuclear explosions, increasing atmospheric temperature, loss of ozone layer, contamination of water and air, deforestation, acid rain, drought, flood। ये सब हम सब इसको फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एरिया के लोग ही करते हैं या यहाँ के लोग करते हैं, बाहर के लोग नहीं करते, हम सब बराबर से ये जो नेचर डिग्रेडेशन हो रहा है, इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सब फेस करते हैं। सो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंटल एथिक्स को स्टडी करें। देन द सेकेंड मेजर एस्पेक्ट इज़ बायो एथिक्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि टाइम के साथ जो रैपिड ग्रोथ हुई है मेडिकल साइंस में, वो ठीक है, वो बेनिफिशियल हुई है, नो डाउट, बट बेनिफिट के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी सोसाइटी में आए हैं। So first of all, bioethics is a combination of two Greek words, bios and ethos. The word bios represents the fact of life and biology. The word ethos represents ethical value. So, under bioethics, the concepts related to biological elements or science are considered from an ethical point of view. तो इसके अंदर जो मेडिकल साइंस ग्रोथ कर रहा है और जो चैलेंजेस हमारे अंदर आए हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, उनको हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। बायोएथिक्स इज अ न्यू टर्म विच वॉज गिवन बाय अ बायोकेमिस्ट व्हेन रेंसलर पॉटर attempt in 1970 to draw attention to the fact that rapid scientific progress was ignoring moral values. This is very important line कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो मॉरल वैल्यू के साथ कंपैटिबल नहीं है। It is concerned with identifying the correct approach to moral issues in the life science as the euthanasia, cloning, sex determination,
etc. In the modern period, there has been unique progress in the field of medicine, but along with the progress, some moral calamities have also arisen. While looking for solution to medical problem, bioethics grapple with many questions such as, in the absence of complete information, would it be appropriate to treat patient and do operation? तो क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब भी ऑपरेशन का प्रोसेस होता है तो ज़्यादातर जो साथ में होते हैं उनको एक फॉर्म दे दिया जाता है। आप बोलते हैं कि आपकी परमिशन की ज़रूरत है, हम बिना साइन किए ऑपरेशन नहीं करेंगे, बट उस फॉर्म में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की जाती। सो विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन और विदाउट द प्योर कंसेंट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, और अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको ही माना जाता है कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, हमने तो लिखा था, अगर आपको कोई डाउट था तो आप पूछना चाहिए था। तो इस तरह से क्या ये सही है? क्या इस तरह से एक पेशेंट के साथ उसको वेल इन्फॉर्म ना करना, उनके साथ को उनकी फैमिली वालों को वेल इन्फॉर्म ना करना, क्या ये सही है ये प्रोसेस? तो इस तरह के सवाल हम डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंडली, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड ऑन द सब्जेक्ट लाइक यूथेनेशिया? Some treatments are expensive, so how can they be applied equally and so on? तो जिस तरह से यूथेनेशिया का टॉपिक है कि किसकी परमिशन से हम दें, मतलब फैमिली डिस्कस करेगी, डिसाइड करेगी, या डॉक्टर करेगा, या पेशेंट करेगा? अगर पेशेंट बोलने की हालत में नहीं है तो पेशेंट के बिहाफ पे कौन करेगा? तो इस तरह से ना बहुत सारी एथिकल प्रॉब्लम है मेडिकल फील्ड में जो हम बायोएथिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। Then organizational ethics. It defines the moral value of a group in terms of the intended purpose. तो क्या होता है, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके काम करती है, उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो पॉलिसीज़ के साथ क्या वो पॉलिसीज़ मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल कोड फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में हम उसे डिस्कस करते हैं। In this equal treatment, social responsibility, economic policies, etc. are presented to every person working in that field. कि सबके साथ इक्वली बिहेव किया जा रहा है कि नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की गई हैं वो इक्वली की गई हैं कि नहीं। इस तरह से हम अप्लाइड एथिक्स के ये जो मेजर एरियाज़ हैं, क्योंकि अप्लाइड एथिक्स का एरिया इतना ब्रॉड है कि हम उसको सिर्फ एक कैटेगरी में रख के नहीं पढ़ सकते, इस वजह से उसके सब डिवीजन आगे कर दिए गए हैं ताकि हम उसकी डिटेल्ड स्टडी कर पाएँ। नाउ अप्लाइड एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू प्रेजेंट टाइम। वैसे तो अंदाज़ा लग ही रहा है कि प्रेजेंट में क्यों अप्लाइड एथिक्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑड है और अनबियरेबल है। हर जगह हर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो जिनका सॉल्यूशन शायद मिल ही नहीं रहा। तो जब कहते हैं ना कि एक से भले दो, जब और भी लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। सो अप्लाइड एथिक्स एक ऐसे ही डिसिप्लिन है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। टुडे more new and genuine problems have been confronted by the modern people which were completely unfamiliar to our ancestor. आज हम उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो पहले हमारे जो पूर्वज हुए उनके टाइम पे थी ही नहीं। These problems mainly arise due to rapid scientific and technological development, क्योंकि पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, पहले इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी साइंस की, बट अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है नई नई प्रॉब्लम्स रेज होती जा रही हैं। बायोएथिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर टू नोटेबल एग्जाम्पल एज आई डिस्कस्ड। ये टाइपिंग एरर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्रिएट a threat not only to human but to non-human and plants also. तो ये जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ ह्यूमन के लिए ही हार्मफुल नहीं है, ये एनिमल्स के लिए भी, नेचर के लिए भी बहुत हार्मफुल है।
People are today compelled to think about their survival in a polluted environment of the earth and loss of the ideal value. आज हर इंसान चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कहीं ना कहीं उसे ये फील हो रहा है कि इन्वायरमेंट का जो ये जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, इस पे हम कैसे रहेंगे, और ये जो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, तो आगे क्या क्या सफ़र करना पड़ सकता है. इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड मशीन्स हैव मेड मैन इट्स स्लेव, रिप्लेसिंग द क्वालिटी बाय क्वांटिटी एंड ब्यूटी बाय यूटिलिटी. आप देखो, हर चीज़ के लिए मशीन आ गई है. आप किचन में देखिए, आटा गूँथने की मशीन, चॉपर हो गया, या फिर पोछा लगाने की वॉशिंग मशीन, हर एक छोटी छोटी कामों के लिए मशीन्स बन गई हैं. तो इससे क्या हो रहा है, ये सुख कम दे रही हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं वीक होने लगेगी और उसे आदत हो जाएगी संसाधनों की, मशीनों की. दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी ख़त्म होती जा रही है. Professional groups like doctor, teachers, lawyer, others are busy with their own interest. साथ ही में जो स्कॉलर्स हैं या जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं, वो उनको क्या है, अर्निंग उनके लिए प्राइमरी हो गई है और बाकी चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी हो गई हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. Without proper ethical knowledge, mere science and technology may lead a society to a dangerous situation. और अगर हम बिना एथिक्स के सोसाइटी में बने रहे तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. आप कभी भी कोई भी क्राइम करेगा, क्राइम की कोई लिमिट नहीं है. अब आप देखिए, मर्डर के जो नए नए केस आ रहे हैं, रेप के जो नए नए केस आ रहे हैं, उनमें कितनी दरिंदगी दिखाई गई है या कितनी दरिंदगी वास्तव में की गई है, हम सोच भी नहीं सकते. सोचते हैं तो रूह कांप जाती है. तो इस तरह से जो टाइम बदल रहा है, क्योंकि मोरालिटी है ही नहीं, लोगों में ख़त्म सी होती चली जा रही है. लोगों को पछतावा नहीं है अपने गलत कामों का. तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है. नाउ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स. एक्चुअली एथिक्स आर लाइक लॉ विच इज़ रिटन समवेयर एंड वी हर्ड समवेयर. कि कुछ नियम हैं, नैतिक नियम हैं, जो या तो कहीं किताबों में लिखे हैं या हमें कोई बताता है, वो वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं. बट वी नो अबाउट एथिक्स. ठीक है, हमें पता है एथिक्स के बारे में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट द पॉइंट इज कि क्या हम करते हैं, सही काम करते हैं, क्या हम गलत काम को अवॉइड करते हैं, वो एक सोचने वाली बात है. सो ऑन द अदर हैंड, अप्लाइड एथिक्स इज अ इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एथिक्स इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो अप्लाइड एथिक्स क्या करती है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेस बना के कहीं ना कहीं उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करवाती है, जो ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स. जैसा कि मैंने कहा कि बोथ आर डिफरेंट. क्यों, क्योंकि एक कहीं ना कहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक कहीं ना कहीं थियोरी के बारे में बता रहा है, और दूसरा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बारे में बता रहा है. तो बोथ आर डिफरेंट. सो ये टॉपिक पूरा हुआ. एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं ना पैरेलल बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रही हूँ. कभी मैं इंडियन फ़िलासफ़ी की डालती हूँ, कभी मैं अप्लाइड एथिक्स की, कभी योगा फ़िलासफ़ी की. वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे डिमांड आ रही है मैसेजेस में कि क्या चाहिए, मैं वैसे वैसे उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ. तो उसके ही अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो होपफुली मैं बुद्धिज़्म पे डालूँगी. और आगे इस अप्लाइड एथिक्स की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या हुआ कि मुझे मैसेजेस में ये लिखा गया है कि आप इस सब्जेक्ट की वीडियो नहीं डाल रहे हो, बहुत टाइम से नहीं डाल रहे हो, दूसरों को डाल रहे हो. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बाय द टाइम हर सब्जेक्ट का वीडियो
डलता जाएगा। थैंक यू सो मच।